क्या ये सच है कि हिमालय पहाड़ हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचे हो रहे हैं? मतलब हमारी उंगलियों के नाखून जितनी तेजी से बढ़ते हैं, उतनी ही तेजी से एक पूरा का पूरा पहाड़ बढ़ रहा है। नक्शे पर जो चीज एकदम स्थिर और अचल नजर आती है। वो असल में एक बहुत ही धीमी लेकिन बेहद हिंसक भूवैज्ञानिक टक्कर का नतीजा है। और हाँ, ये एक बिल्कुल सटीक जियोलॉजिकल फैक्ट है। करोड़ों साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट ने गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। और फिर वो यूरेशियन प्लेट से जा टकराई है ना? बिल्कुल। और उस जबरदस्त दबाव ने जमीन को ऊपर की तरफ धकेल दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो टक्कर आज भी जारी है। उसी टक्कर का मलबा या कह लें उसी जबरदस्त उभार का नतीजा हमारे आज के हिमालय हैं। अरे वाह! तो आज की हमारी इस खास गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय भी यही है। आज हम जीके ब्रांड हब द्वारा प्रस्तुत मास्टर क्लास के आधार पर भारत का भूगोल और स्टैटिक जीके को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं वाले फैक्ट्स का रट्टा मारना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। सही बात है। हम तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का ये भूगोल एक धड़कता हुआ जीवंत तंत्र है। कैसे ये पहाड़, ये नदियां और ये पठार हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पूरे जीवन को आकार देते हैं। और इस तंत्र को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें भारत के भौगोलिक मुकुट को समझना होगा, यानी हिमालय को। जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए ये इतनी ऊंची और अस्थिर है। अगर हम इसे गहराई से डिकोड करें तो हिमालय कोई एक सिंगल दीवार नहीं है। ये 3 अलग-अलग परतों का एक जटिल समूह है। सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची परत है महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहा जाता है। अच्छा, महान हिमालय मतलब जहां वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। जी, इसकी औसत ऊंचाई ही लगभग 6000 मीटर है। अब सोचिए, इतनी ऊंचाई पर तो तापमान हमेशा बर्फ जमने वाले बिंदु से नीचे ही रहता है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां इसी हिमाद्री का हिस्सा हैं। और शायद इसीलिए गंगा या यमुना जैसी जो नदियां हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, वो इन्हीं जमे हुए ग्लेशियरों से निकलती हैं ना? बिल्कुल सही कहा। अब इसके ठीक दक्षिण में अगर हम आएं तो मध्य हिमालय है, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, तो यहाँ का मौसम इंसानों के लिए ज्यादा अनुकूल है। तो मतलब जो हमारे मशहूर हिल स्टेशन हैं जैसे शिमला, दार्जिलिंग या मसूरी, वो इसी परत में आते हैं। हाँ, वो सब मध्य हिमालय की ही देन है। और फिर इसके बाद आती है तीसरी और सबसे दक्षिणी परत, बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक कहा जाता है। ये सबसे नई और सबसे निचली श्रृंखला है। यहाँ आते आते पहाड़ियाँ धीरे धीरे मैदानी इलाकों में मिलने लगती हैं। और जहां तक मुझे याद है, देहरादून जैसी जो चौड़ी दून घाटियां हैं, वो इसी शिवालिक का हिस्सा हैं। बिल्कुल। अब चोटियों की बात करें तो एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। लेकिन वो तो शायद सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है ना? हाँ, ठीक कहा आपने। इसीलिए अगर हम पूरी तरह से केवल भारत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर स्थित किसी चोटी की बात करें, तो वो उत्तराखंड की नंदा देवी है, जो 7816 मीटर ऊंची है। अच्छा। तो नंदा देवी पूरी तरह से भारत में है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो हमारे पास एकदम युवा उछल कूद करता हुआ हिमालय है, और दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ अरावली पर्वतमाला है, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिमालय एक तरह से उस ऊर्जावान किशोर की तरह है, जो अभी भी बढ़ रहा है, अपना आकार ले रहा है, जबकि अरावली पहाड़ों के उस समझदार और बुजुर्ग दादाजी की तरह है, जिसने इतिहास के कई युग देखे हैं? ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। करोड़ों साल पहले अरावली भी शायद हिमालय जितनी ही ऊंची और भव्य रही होगी। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है राजस्थान में। लेकिन समय, हवा और पानी के लगातार कटाव ने इसे घिसकर एक अवशिष्ट यानी बची खुची पर्वत श्रृंखला बना दिया है। क्या बात है। लेकिन जब हम इन पहाड़ों की बात करते हैं तो अक्सर इन्हें बाधाओं या बैरियर्स के रूप में देखा जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये विशाल दीवारें हैं जो दो सभ्यताओं को मिलने नहीं देती। ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है। लेकिन जब मैं उन प्राचीन व्यापार मार्गों और दर्रों के बारे में सोच रहा था, जिन्हें पास कहा जाता है, तो कहानी कुछ और ही लगती है। जैसे हिमाचल में शिपकीला है,
सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, और उत्तराखंड में लिपुलेख है। और कश्मीर लद्दाख वाले दर्रे भी तो हैं, बनिहाल, जोजिला और खारदुंगला। हाँ, वो भी। तो क्या ये पहाड़ सच में बाधाएं थीं? मतलब इन दर्रों को देखकर तो लगता है कि ये प्राचीन दुनिया के ग्लोबल हाईवे थे। बिल्कुल। और ये भूगोल को देखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। देखिए, भूगोल कभी भी आवाजाही को पूरी तरह से नहीं रोकता, वो बस अपनी शर्तें तय करता है। अब काराकोरम दर्रे को ही ले लीजिए। 5,540 मीटर की ऊंचाई पर है ये। प्राचीन काल में इसे कृष्णगिरी कहा जाता था। ये सिर्फ बर्फ से ढका कोई दुर्गम रास्ता नहीं था, बल्कि ये ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक बहुत ही सामरिक हिस्सा था। सिल्क रूट मतलब व्यापार और कूटनीति का सबसे बड़ा रास्ता। जी, इन दर्रों ने ही तो तय किया कि सदियों तक व्यापार, कूटनीति और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म जैसी विचारधाराओं का आदान प्रदान किस रास्ते से होगा। तो पहाड़ दीवारें नहीं बल्कि एक तरह के फिल्टर थे। अब इन बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं, हमारे मैदानों और नदियों की तरफ। जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो पानी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि मिट्टी और गाद भी लाता है। हाँ, और वही गाद तो उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। बिल्कुल। और ये हमें सीधे ले जाता है हमारी नदियों और सभ्यताओं की तरफ। अगर देखा जाए तो नदियां दुनिया की पहली टाउन प्लानर थीं। टाउन प्लानर मतलब? मेरा मतलब है कि इंसान ने किसी खाली नक्शे पर मन मर्जी से शहर नहीं बसाए। गंगा ने तय किया कि पटना, वाराणसी और प्रयागराज कहाँ बसेंगे। यमुना ने दिल्ली और आगरा को पाला। और ब्रह्मपुत्र ने गुवाहाटी को। हाँ, दक्षिण में गोदावरी के किनारे नासिक और राजमुंद्री बसे। हैदराबाद के लिए मूसी नदी थी और उज्जैन के लिए शिप्रा। मतलब इन नदियों ने ही तय किया कि हमारी सभ्यताएं और अर्थव्यवस्थाएं कहाँ फलेंगी फूलेंगी। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। नदियां सच में मानव बस्तियों की धुरी रही हैं। गुजरात में साबरमती और कोलकाता में हुगली, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि इन नदियों की दिशा कौन तय करता है? इसका जवाब भारत के उस पठारी भूगोल में छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया को देखें तो वहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का एक बहुत ही वैज्ञानिक तंत्र काम करता है। अच्छा, पश्चिमी घाट जिन्हें हम सह्याद्री भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पश्चिमी घाट अरब सागर के तट के साथ साथ एक निरंतर और ऊंची दीवार की तरह खड़े हैं। बिना किसी दर्रे के इन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, वो यहीं पश्चिमी घाट में है। और शायद यहीं से गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियां भी निकलती हैं। जी, और यहीं पर वो तंत्र काम करता है जो आपने पूछा था ना कि दिशा कौन तय करता है। अब देखिए, क्योंकि पश्चिमी घाट बहुत ऊंचे और निरंतर हैं और दक्कन के पठार का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ओके। तो इन घाटों से निकलने वाला सारा पानी पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने के लिए मजबूर हो जाता है। वो पश्चिमी तट पर नहीं गिर सकता। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ना? और लाखों सालों से पूर्व की ओर बहते हुए इन शक्तिशाली नदियों ने पूर्वी घाटों को जगह जगह से काट दिया है। इसी वजह से पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह निरंतर नहीं है, वो असंतत है। तो मतलब पश्चिमी घाट की दीवार ने पानी की दिशा तय की और उस बहते हुए पानी ने अपने कटाव से पूर्वी घाट का पूरा डिजाइन ही बदल दिया। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वैसे? वो जिंदगढ़ा पीक है। तो ये तो हो गए घाट, लेकिन इसी बीच विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की भी अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में है ना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। लेकिन मुझे लगता है विंध्य पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक विभाजक नहीं है। बिल्कुल नहीं। विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक विशाल जल विभाजक होने के साथ साथ एक बहुत गहरा सांस्कृतिक विभाजक भी रहा है। मतलब उसने इतिहास को भी बांटा है। हाँ, सदियों तक इस श्रृंखला ने उत्तर और दक्षिण के साम्राज्यों की सीमाओं को तय किया, जिससे दोनों तरफ की भाषाओं और वास्तुकला का एकदम स्वतंत्र रूप से विकास हुआ। क्या बात है! भूगोल ने सच में संस्कृति लिखी है। लेकिन इंसान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हमने इस प्राकृतिक भूगोल को पूरी तरह से अपने हाल पे नहीं छोड़ा। हमने नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए। वो तो है, ऊर्जा और सिंचाई के लिए।
जैसे हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध। और महानदी पर बना उड़ीसा का हीराकुंड बांध, जो कि देश का सबसे लंबा बांध है। और उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, जो सबसे ऊंचा है। मतलब हमने इंजीनियरिंग से नदियों को अपने हिसाब से मोड़ा है। हाँ, ये हमारी इंजीनियरिंग का कमाल तो है, लेकिन देखिए, प्रकृति के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो किसी इंजीनियरिंग से नहीं बदलते। आप भारत की प्राकृतिक चरम सीमाओं या कहें तो एक्सट्रीम्स की बात कर रही। बिल्कुल। अब अगर हम नदियों की बात करें, तो गंगा 2640 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण में गोदावरी सबसे लंबी है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन। हाँ, सुंदरबन। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। पूछिए। अगर ज्यादातर बड़ी नदियां समुद्र में मिलते समय डेल्टा बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? मतलब वो भी तो इतनी बड़ी नदियां हैं। ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, और इसका जवाब है भ्रंश घाटी, जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली, वो क्या होता है? देखिए, भारत की ज्यादातर नदियां मैदानी इलाकों से बहती हैं, तो वो अपने साथ भारी मात्रा में मुलायम मिट्टी और गाद बहाकर लाती हैं। यही गाद समुद्र के मुहाने पर जमा होकर डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां दक्कन के पठार की कठोर चट्टानों के बीच बनी गहरी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये चट्टानें कठोर हैं, इसलिए पानी में गाद नहीं मिल पाती। एकदम सही पकड़े हैं। गाद कम होने की वजह से जब ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, तो डेल्टा बनाने के बजाय ये सीधे समुद्र में मिल जाती हैं, जिसे हम एस्चुअरी या ज्वारंत मुख कहते हैं। ये भूगोल के सामान्य नियमों को पूरी तरह चुनौती देता है। मतलब हर नदी का स्वभाव उस जमीन पर निर्भर करता है जहां से वो गुजरती है, और मुझे लगता है इस विविधता का असर हमारी झीलों पर भी पड़ता है। झीलों की कहानी तो और भी दिलचस्प है। हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, ओडिशा में चिल्का है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है, और राजस्थान की सांबर झील अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन झीलों में भी एक बड़ा विरोधाभास है। सिक्किम में उत्तरी हिस्से में चोलामू झील है। हाँ, सबसे अधिक ऊंचाई वाली। ये है कि एक तरफ हमारे पास ये जमी हुई चोलामू झील है, और दूसरी तरफ झुलसा देने वाला थार का रेगिस्तान है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही देश के अंदर कई अलग अलग ग्रह मौजूद हों। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब ना हवाओं के पैटर्न और पहाड़ों के प्लेसमेंट का खेल है। थार रेगिस्तान के बनने का कारण बहुत रोचक है। जब मानसून की हवाएं अरब सागर से उठकर राजस्थान की तरफ आती हैं, तो अरावली पर्वतमाला उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। मतलब वो हवाओं को रोकती नहीं है? नहीं, क्योंकि अरावली उन हवाओं की दिशा के समानांतर यानी पैरेलल स्थित है। इसलिए बादलों को रुक कर बरसने का कोई मौका ही नहीं मिलता। वो सीधे आगे निकल जाते हैं और थार एक सूखा रेगिस्तान बन जाता है। अरे वाह! और इसी अलग अलग जलवायु ने यहाँ के जंगलों और पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाया है। बिल्कुल, जैसे मध्य प्रदेश को ही देख लीजिए। ये भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। हाँ, शायद इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। जी। यहाँ के जो पर्णपाती वन हैं, यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, वो बाघों के छिपने और शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। कान्हा और बांधवगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यान इसी पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, बाघों के अभयारण्य तो चारों दिशाओं में फैले हैं। उत्तर पूर्व में नामदफा है, पूर्व में सुंदरबन है जहां बाघ खारे पानी में तैरते हैं, और दक्षिण में बांदीपुर और पेरियार हैं, और पश्चिम में राजस्थान का रणथंभौर और महाराष्ट्र का ताडोबा है। और गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान भी तो है, जो एशियाई शेरों का इकलौता घर है। और हाँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक का जॉग फॉल्स भी तो इसी प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि भारत का भूगोल सिर्फ निर्जीव पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये करोड़ों जीवों का घर है। लेकिन हमने सिर्फ प्रकृति को देखा नहीं है, हमने उस पर अपनी मोहर भी लगाई है। जब हम मानव निर्मित चमत्कारों या सुपरलेटिव्स को देखते हैं, तो लगता है जैसे इंसान ने भूगोल के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बना ढोला सदिया पुल 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। ये पानी के ऊपर देश का सबसे लंबा पुल।
या फिर जम्मू कश्मीर में पहाड़ों को चीरकर बनाई गई चेन्नई नाशरी सुरंग, जो सबसे लंबी सुरंग है। और अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो कर्नाटक के बीजापुर का गोल गुंबज, जो सबसे बड़ा गुंबद है, या फिर फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, जो सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। और एलोरा में पहाड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया विशाल कैलाशनाथ मंदिर। ये सब दिखाता है कि हमारी इंजीनियरिंग हमारे भूगोल जितनी ही कमाल की है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने पानी के ऊपर पुल बना लिया, सुरंगें खोद लीं, तो हमने भूगोल पर विजय प्राप्त कर लिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मेरा मतलब है, हाल ही में हमने हिमालय में कई नई सुरंगों को धंसते और सड़कों को टूटते हुए देखा है। ये एक बहुत ही जरूरी और कड़वा सवाल है। देखिए, विजय शब्द शायद हमारा अहंकार है। जब हम दक्कन के पठार की कठोर चट्टानों में मंदिर तराशते हैं तो वो टिकता है क्योंकि वो चट्टानें लाखों साल पुरानी और स्थिर है। लेकिन जब हम उसी हिमालय में भारी निर्माण करते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी कि वो अभी भी हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो हम एक युवा, नाजुक और भूकंप के लिहाज से बेहद अस्थिर इलाके से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम प्रकृति पर विजय नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ तब तक वहां टिके हैं जब तक प्रकृति हमें वहां टिकने दे रही है। ये बात तो सच में बहुत विनम्र कर देने वाली है। लेकिन फिर भी ये बात तो माननी पड़ेगी कि इंसान ने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने का जो काम किया है वो अद्भुत है। हाँ, कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बेमिसाल है। जैसे नेशनल हाईवे 44 जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, या फिर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने वाला सबसे लंबा ट्रेन मार्ग। और पता है, ये मार्ग सिर्फ कंक्रीट या लोहे की पटरियां नहीं है। तो और क्या है? ये एक तरह का रूपक है। जब एक ट्रेन डिब्रूगढ़ से चलती है तो वो कश्मीर के पहाड़ों, मध्य भारत के पठारों और दक्षिण के घाटों को जोड़कर इस पूरे भूगोल को एक ही फ्रेम में बांध देती है। क्या बात है। और इसी फ्रेम के अंदर हमारी वो सांस्कृतिक धरोहरें भी बसती हैं, जैसे केरल के त्रिशूर में स्थित सबसे पुराना सेंट थॉमस चर्च, बिहार के सोनपुर में नदियों के संगम पर लगने वाला सबसे बड़ा पशु मेला, या फिर कोलकाता का इंडियन म्यूजियम, जो सबसे बड़ा संग्रहालय है। और हमारे जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, युद्धकाल के लिए परमवीर चक्र और शांतिकाल के लिए अशोक चक्र, वो भी तो इसी धरती और इसके भूगोल की रक्षा करते हुए दिखाए गए अदम्य साहस का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, भूगोल और इतिहास कोई दो अलग अलग विषय नहीं है। जैसे नदियों ने जमीन को आकार दिया, वैसे ही भूगोल ने हमारे समाज और हमारे जीवन को आकार दिया है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का भूगोल कोई ऐसी सूची नहीं है जिसे रटकर परीक्षा पास कर ली जाए। ये एक कहानी है उन ताकतों की जिन्होंने हमारा इतिहास लिखा है और जो आज भी हमारा भविष्य तय कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा। इस चर्चा का असली मकसद यही था कि हम इस जीवंत तंत्र को डिकोड कर सके। और अब इस मास्टर क्लास के सफर के बाद हमारे श्रोताओं के लिए मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि कैसे प्रकृति खुद को लगातार बदल रही है और हम इंसान भी अपनी तकनीक से इस पर पुल और सुरंगें बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्राचीन और युवा भूगोल के और भीतर जा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या हम सच में प्रकृति की सीमाओं को जीत रहे हैं, या फिर किसी दिन ये हिमालय जैसी युवा और चंचल पर्वतमालाएं कोई ऐसी करवट लेंगी जो हमें अपनी इंजीनियरिंग पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। तो इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।